हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीव अर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 7 ज्योग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लीजिएगा, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एनसीईआरटी के वेबसाइट से एनसीईआरटी के बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज का लेक्चर अब शुरू करते हैं। चैप्टर 5, वाटर, जल। दी सन्स हीट कॉजेज evaporation ऑफ वाटर इनटू वेपर। सन की हीट से, गर्मी से पानी एवापोरेट होता है और पानी एवापोरेट होके वाटर वेपर में बदल जाता है। सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। When the water vapor cools down, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड। देखिए, हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि एयर जब गर्म होती है तो ऊपर की ओर उठती है, तो एयर के साथ वाटर वेपर भी ऊपर की ओर जाएगा। फिर ऊपर जाने के बाद एयर और वाटर वेपर दोनों ठंडे होंगे। फिर वाटर वेपर जब ठंडा होगा तो कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स पानी की बूंदों में बदल जाएगा। जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह बड़े मासेस में मिलते हैं तो क्लाउड्स, बादल बनते हैं। ठंडा होने पर जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है। फ्रॉम देयर इट में फॉल ऑन द लैंड और सी इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो और स्लीट। देखिए, जब वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत हेवी हो जाते हैं और एयर में फ्लोट नहीं कर पाते, तो प्रेसिपिटेशन, वर्षण के रूप में नीचे आते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म, जल के रूप में आते हैं तो रेनफॉल, बारिश होती है। स्नो के फॉर्म में आते हैं तो स्नोफॉल होता है। और स्लीट के फॉर्म में भी नीचे आ सकते हैं। स्लीट आपका होता है मिक्सचर ऑफ रेन एंड स्नो। यहां से ये वर्षा, हिम अथवा सहिम वृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है। द प्रोसेसेस बाय विच द वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशंस, एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। देखिए, जब पानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब वाटर, फिर वाटर वेपर, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज होता रहता है और ओशन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में सर्कुलेट होता रहता है, तो इसको वाटर साइकिल कहते हैं। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों, वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसको जल चक्र कहते हैं। इस डायग्राम में हमें वाटर साइकिल, जल चक्र के बारे में बताया गया है। देखिए, पानी हमारा रिवर में होता है, ओशन में होता है, पॉन्ड्स में होता है, लेक्स में होता है। तो इन सभी जगहों से सूर्य की गर्मी के कारण पानी एवापोरेट होकर वाटर वेपर में बदल जाता है। फिर वाटर वेपर एयर के साथ ऊपर की तरफ उठता है और ऊपर उठने के कारण ये ठंडा होता है और कंडेंसेशन होके क्लाउड्स बन जाते हैं, और फिर वो प्रेसिपिटेशन होता है उसके बाद। तो देखिए, यहाँ पे मान लीजिए कोई वाटर बॉडी है, तो यहां से सूर्य की गर्मी के कारण पानी इवापोरेट होके ऊपर की ओर उठ रहा है। देखिए, इवापोरेशन हुआ पहला स्टेप। उसके बाद जब एयर हल्की हो जाती है तो वो ऊपर की ओर उठती है, तो साथ साथ वाटर वेपर भी ऊपर की ओर उठते हैं, और ऊपर उठने की वजह से वो ठंडे होने लगते हैं और ठंडे होके वो कंडेंस होते हैं। तो ये रहा आपका दूसरा प्रोसेस, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होके वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक साथ आते हैं और एक बड़ा मास बनता है जिसको कि क्लाउड्स कहते हैं, बादल कहते हैं। फिर ये रहा आपका बादल बन गया यहाँ पे। फिर इसके बाद जब ये वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत हेवी हो जाते हैं और खुद को होल्ड नहीं कर पाते, तो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वापस नीचे की तरफ आते हैं। ये देखिए, नीचे की तरफ आ रहे हैं। और जब ये बारिश के रूप में नीचे आ जाते हैं, तो मान लीजिए कोई नदी है, ये देखिए, ये रही आपकी नदी। तो उसके बाद फिर होता है आपका रन ऑफ, मतलब कि वाह। ये बह जाते हैं, बह के फिर वापस ओशन में, समुद्र में मिल जाते हैं।
तो देखिए ये रहा आपका पहला प्रोसेस वाष्पीकरण, फिर दूसरा प्रोसेस ये रहा आपका संघनन, फिर संघनन के बाद होता है आपका वर्षण, फिर ये नीचे आते हैं और रिवर में मान लीजिए पानी आ गया, फिर रिवर वापस जाके ओशन में समुद्र में मिल जाती है, तो वापस से आपका वाष्पीकरण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए इसको वाटर साइकिल, जल चक्र कहते हैं। आवर अर्थ इज लाइक अ टेरारियम। देखिए हमारी पृथ्वी टेरारियम, थलशाला जैसी है। टेरारियम, थलशाला का मतलब होता है एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर जहां पे छोटे घर के पौधे रखे जाते हैं। हमारी पृथ्वी थलशाला के समान है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट्स टुडे। देखिए जो पानी आज से कई हजार साल पहले था, वही पानी आज भी एग्जिस्ट करता है। जो जल शताब्दियों पूर्व उपस्थित था, वही आज भी मौजूद है। द वाटर यूज्ड टू इरिगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago। जिस जल का यूज आज हम लोग हरियाणा के खेत में इरिगेशन, सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है वही पानी सैकड़ों साल पहले अमेजन नदी में बहती हो। ऐसा वाटर साइकिल की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। जिस जल का प्रयोग आज हम हरियाणा के खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं, हो सकता है कि वो सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में बहता हो। द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर्स आर द रिवर्स, पॉन्ड्स, स्प्रिंग्स एंड ग्लेशियर्स। देखिए फ्रेश वाटर सोर्सेज में रिवर्स नदी, पॉन्ड्स ताल, स्प्रिंग्स सोते और ग्लेशियर्स हिमनद है। अलवण जल के मुख्य स्रोत नदी, ताल, सोते एवं हिमनद है। दी ओशन बॉडीज एंड दी सीज कंटेन सॉल्टी वाटर। देखिए ओशन, महासागर और सी, समुद्र का पानी सॉल्टी होता है, लवणीय होता है। महासागरों एवं समुद्रों का जल लवणीय होता है। द वाटर ऑफ द ओशंस इज सॉल्टी और सलाइन एज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स। देखिए ओशन का पानी सॉल्टी, खारा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट में डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं, लवण हैं। महासागरों का पानी खारा होता है क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में घुले हुए लवण होते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड और द कॉमन सॉल्ट, कॉमन टेबल सॉल्ट दैट यू ईट। देखिए ओशन वाटर में बहुत तरह के सॉल्ट होते हैं, मगर जो ज्यादा होता है वो है सोडियम क्लोराइड। इसको कॉमन टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें अधिकांश नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है। इस मैप में हमें वर्ल्ड के मेजर सीज, लेक्स और रिवर्स के बारे में बताया गया है। तो पहले ओशंस को देख लेते हैं। ये रहा आपका पैसिफिक ओशन, इस साइड भी है आपका पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। ये रहा आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये रहा आपका साउथ अटलांटिक ओशन। इधर है आपका इंडियन ओशन, ये रहा आपका आर्कटिक ओशन, ये रहा आपका साउदर्न ओशन। देखिए ये रहा आपका अरेबियन सी, ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, ये रहा आपकी गंगा नदी, ये रहा आपका ब्रह्मपुत्र रिवर। फिर चाइना में ये रहा आपका हवांग हे रिवर। इधर है आपका साउथ चाइना सी, ये रहा आपका ईस्ट चाइना सी। फिर यूरोप में ये रहा आपका डैन्यूब रिवर, यहां पे है आपका ब्लैक सी, ये रहा आपका मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। अफ्रीका में ये रहा आपका नाइल रिवर, इधर है आपका कॉन्गो रिवर, इधर है आपका नाइजर रिवर, ओरांगे रिवर ये रहा आपका, यहाँ पे आपका लेक विक्टोरिया। फिर जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका में आते हैं, तो ये रहा आपका मिसिसिपी रिवर। यहाँ पे बहुत सारे लेक्स आपको दिखाए गए हैं, विनिपेग, सुपीरियर, ह्यूरॉन। फिर इधर है आपका सॉल्ट लेक सिटी, ये रहा। ये रहा आपका साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में है आपकी अमेजन नदी। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में है आपका कैरेबियन सी। फिर इधर है आपका कैस्पियन सी। ऑस्ट्रेलिया के पास में है आपका कोरल सी। तो जब हम लोग वर्ल्ड मैप को और डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको एक एक कॉन्टिनेंट के बारे में स्पेशली बताऊंगा, तो इन सारे रिवर्स, इन सारे सीज को और भी डिटेल में फिर हम लोग उस टाइम पढ़ेंगे। तो अभी आगे चलते हैं।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, जल का वितरण। वी ऑल नो दैट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हम जानते हैं कि अर्थ का 3/4 सरफेस पानी से कवर्ड है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। वाटर इज एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। पानी, जल हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। जीवन के लिए जल अत्यधिक आवश्यक है। वाटर एलोन कैन क्वेंच आवर थर्स्ट व्हेन वी आर थर्स्टी। प्यासे होने पर केवल जल ही हमारी प्यास बुझा सकता है। देखिए, इतना पानी है अर्थ सरफेस पे, लेकिन ओशन का पानी यूजेबल नहीं है, हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन परसेंटेज। देखिए, इस टेबल में हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के बारे में बताया गया है, तो एक एक करके इनको देखते हैं। ओशन में, महासागर में 97.3% वाटर है। फिर इनलैंड सीज एंड सॉल्ट लेक्स, मतलब स्थलीय समुद्र एवं नमकीन झीलों में 0.009% वाटर है। लेकिन ये आपका सलाइन वाटर है, खारा पानी है, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते। फिर हम लोग बात करें अगर आइस कैप्स की, बर्फ छत्रक की, मतलब कि हिमनद की, तो उसमें 2% फ्रेश वाटर है। ग्राउंड वाटर की अगर हम लोग बात करते हैं, भूमिगत जल की अगर बात करते हैं, तो सिर्फ 0.68% फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर लेक्स, झीलों का अलवण जल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 0.009% ही फ्रेश वाटर है उसमें। वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में 0.0019% फ्रेश वाटर है। रिवर्स, नदियां, 0.0001% सिर्फ हमारे पास फ्रेश वाटर है। तो इन सबको जब हम लोग टोटल करते हैं तो हमारे पास 100% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर मिलता है। तो इस टेबल से ही हम लोग देख सकते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ वाटर है वो आपका ओशंस में है, महासागरों में है, और वो खारा पानी है, सलाइन वाटर है, जिसको कि हम लोग इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और जो फ्रेश वाटर है मालूम हम लोग के पास, ताजा पानी है, वो सिर्फ आइस कैप्स में ही 2% है, और बाकी देख सकते हैं आप 0.68, 0.009, 0.0019, 0.0001% ही फ्रेश वाटर है। वाटर साइकिल के बदौलत जो ओशन का सॉल्ट वाटर होता है वो हमें फ्रेश वाटर के फॉर्म में मिलता है, जमीन पे रेनफॉल के वजह से। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मार्च 22 इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। देखिए, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन लोगों को याद दिलाया जाता है कि वाटर कंजर्व करना कितना जरूरी है। 22 मार्च विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जब जल संरक्षण की विभिन्न विधियों को प्रबलित किया जाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। देखिए, 1000 ग्राम वाटर में कितना सॉल्ट है, कितना नमक है, सैलिनिटी, लवणता कहलाता है। लवणता 1000 ग्राम जल में मौजूद नमक की मात्रा होती है। The average salinity of the oceans is 35 parts per thousand. ओशन, महासागर की एवरेज सैलिनिटी है 35 पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब 1000 ग्राम पानी में, वाटर में 35 ग्राम सॉल्ट, नमक प्रेजेंट है। महासागर की औसत लवणता 35 भाग प्रति 1000 ग्राम है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डेड सी इन इजराइल हैज सैलिनिटी ऑफ 340 ग्राम्स पर लीटर ऑफ वाटर। देखिए, डेड सी में 1 लीटर वाटर में 340 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, नमक प्रेजेंट है। इजराइल के मृत सागर में 340 ग्राम प्रति लीटर लवणता होती है। स्विमर्स कैन फ्लोट इन इट बिकॉज द इंक्रीज्ड सॉल्ट कंटेंट मेक्स इट डेंस। देखिए, इतना जो सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है, इसकी वजह से पानी बहुत ज्यादा डेंस हो जाता है, सघन हो जाता है। इसकी वजह से स्विमर, जो तैराक होते हैं, वो आसानी से इस पानी में फ्लोट कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तैराक इसमें प्लव कर सकते हैं, क्योंकि नमक की अधिकता इसे सघन बना देती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओशन सर्कुलेशन, महासागरीय परिसंचरण।
Unlike the calm waters of ponds and lakes, ocean water keeps moving continuously. देखिए, लेक्स में, पॉन्ड्स में पानी शांत होता है, लेकिन ओशन का पानी कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है। ताल एवं झील के शांत जल के विपरीत महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। इट इज नेवर स्टिल। ये कभी शांत नहीं रहता है। The movements that occur in oceans can be broadly categorized as waves, tides and currents. देखिए, ओशन का पानी मेनली तीन तरीकों से मूव करता है। वेव्स, तरंगों के थ्रू, टाइड्स, ज्वार भाटा के थ्रू, और करेंट्स मतलब कि धाराओं के थ्रू। महासागरों की गतियों को इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे तरंगे, ज्वार भाटा एवं धाराएं। अब एक एक करके इनको समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वेव्स के बारे में। तरंगे, when the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves. देखिए, जब ओशन के सरफेस, सतह पर जो पानी है, वो जब अल्टरनेटली राइज होता है और फॉल होता है, मतलब ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, उसे वेव्स, तरंगे कहते हैं। मान लीजिए ये ओशन का सरफेस है। इसके ऊपर जब पानी ऊपर की ओर उठता है और नीचे की ओर गिरता है, फिर ऊपर की ओर उठता है, फिर नीचे की ओर गिरता है, तो इनको वेव्स कहते हैं, तरंगे कहते हैं। जब महासागरीय सतह पर जल लगातार उठता है और गिरता रहता है, तो इन्हें तरंगे कहते हैं। ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, द विंड्स ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड फ्रॉम ह्यूज वेव्स। देखिए, नॉर्मली वेव्स अच्छे लगते हैं दिखने में, लेकिन तूफान के वक्त बहुत तेज विंड्स चलती हैं, तो वेव्स बहुत बड़े बनने लगते हैं। मान लीजिए ये आपका ओशन सरफेस है और यहां पे बहुत तेज विंड्स चल रही हैं। ये आपकी वेव्स हैं। हाँ, तो ये आपका ओशन सरफेस हो गया और ये आपका वाटर हो गया मान लीजिए। और यहाँ पे बहुत तेज विंड्स चल रही हैं, तो इस पानी के ऊपर जब हवा चलेगी तो ड्रैग करेगी, इस पानी को खींचेगी और ऐसे बड़े बड़े ह्यूज ह्यूज वेव्स बनाएगी। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती हैं। दीज में कॉज ट्रिमेंडस डिस्ट्रक्शन। इनके कारण अत्यधिक विनाश हो सकता है। एन अर्थक्वेक, अ वोल्केनिक eruption और अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शिफ्ट लार्ज अमाउंट्स ऑफ ओशन वाटर। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है और ओशनिक क्रस्ट भी होती है। तो इस ओशनिक क्रस्ट पे अगर आपका अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption या फिर लैंडस्लाइड अगर आता है, तो इसके वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी वजह से बहुत लार्ज अमाउंट में ओशन वाटर डिस्प्लेस होता है, महासागरीय जल विस्थापित होता है और इसकी वजह से बहुत बड़ी वेव्स बनती हैं। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 मीटर is formed. देखिए, जब ओशन वाटर डिस्प्लेस होता है अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption या फिर लैंडस्लाइड की वजह से, तो बहुत बड़े टाइडल वेव्स बनते हैं। इसी वेव का नाम होता है सुनामी। सुनामी में लहरें 15 मीटर ऊंची तक बनती हैं। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाली विशाल ज्वारीय तरंगे उठ सकती हैं, जिसे सुनामी कहते हैं। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। आज तक का लार्जेस्ट सुनामी वेव जो रिकॉर्डेड है, वो 150 मीटर ऊंचाई तक का आया था। आप इमेजिन कीजिए कि कितना ऊंचा वेव बना होगा। अब तक का सबसे विशाल सुनामी 150 मीटर मापा गया था। These waves travel at a speed of more than 700 किलोमीटर पर आवर। सुनामी की वेव्स 700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मूव करती हैं। सामने जो कुछ रहेगा उसको उखाड़ के ले जाएगा। ये तरंगे 700 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 caused widespread damage in the coastal areas of India। ऐसे ही एक सुनामी 2004 में कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया में आई थी। इस सुनामी के आने के पीछे रीजन था सुमात्रा, इंडोनेशिया में रिक्टर स्केल पे 9.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक। 2004 के सुनामी से
भारत के तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश हुआ था। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर सुनामी। हमारा जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट था अंडमान एंड निकोबार में, इंदिरा पॉइंट, वो इस सुनामी की वजह से सबमर्ज हो गया, डूब गया। सुनामी के बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशन सरफेस। देखिए, इस चीज को हम लोगों ने पहले भी समझा था कि ओशन सरफेस पे जब विंड्स चलती हैं तो ये पानी को खींचती है अपने साथ और वेव्स बनने लगते हैं। जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब तरंगे उत्पन्न होती हैं। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। जितनी तेज विंड चलेगी उतनी ऊंची वेव्स बनेगी। जितनी ही तेज पवन बहती है तरंगे भी उतनी ही बड़ी होती जाती हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सुनामी इज a Japanese word that means harbor waves, as the harbors get destroyed whenever there is tsunami. सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है हार्बर वेव्स, पोताश्रय तरंगे, क्योंकि जब सुनामी आती है तो हार्बर्स, बंदरगाह नष्ट हो जाते हैं। सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है पोताश्रय तरंगे, क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइड्स के बारे में, ज्वार भाटा के बारे में। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड ए टाइड। देखिए, एक दिन में दो बार पानी का ऊपर उठना और पानी का नीचे जाना टाइड, ज्वार भाटा कहलाता है। दिन में दो बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच ऑफ द शोर बाय राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट लेवल। देखिए, जब हाई टाइड ज्वार होगा तो पानी शोर को, तट को डुबा देता है। मतलब पानी ऊपर की ओर उठता है हाई टाइड ज्वार के समय। जब सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब उसे ज्वार कहते हैं। इट इज लो टाइड व्हेन वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल एंड रिसीड्स फ्रॉम द शोर। जब लो टाइड होगा, भाटा होगा, तो पानी शोर से, तट से पीछे चला जाता है। जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है एवं तट से पीछे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल exerted by the sun and the moon on the earth's surface causes the tides. सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ सरफेस पे टाइड्स, ज्वार भाटा आता है, क्योंकि सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, अर्थ सरफेस के पानी को अपनी ओर खींचता है। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे आते हैं। The water of the earth closer to the moon gets pulled under the influence of the moon's gravitational force and causes high tide. मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ सरफेस का पानी ऊपर की तरफ उठता है। इसकी वजह से हाई टाइड, उच्च ज्वार आते हैं। देखिए, सन इतना बड़ा है लेकिन फिर भी उसका इन्फ्लुएंस मून से कम होता है, क्योंकि सन अर्थ से बहुत दूर है। लेकिन सन के कंपैरिजन में मून अर्थ के पास है। इस वजह से मून के ग्रेविटेशनल फोर्स का इफेक्ट, इन्फ्लुएंस ज्यादा पड़ता है टाइड्स पे सन की तुलना में। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल अभिकर्षित होता है, जिसके कारण उच्च ज्वार आते हैं। ड्यूरिंग द फुल मून एंड न्यू मून डेज द सन, द मून एंड द अर्थ आर इन द सेम लाइन एंड द टाइड्स आर हाईएस्ट। दीज टाइड्स आर कॉल्ड स्प्रिंग टाइड्स। फुल मून और न्यू मून के टाइम पे, मतलब पूर्णिमा और अमावस्या के समय, सन, मून और अर्थ एक लाइन में आ जाते हैं। इस वजह से ग्रेविटेशनल पुल बहुत ज्यादा होता है पानी पे, इसलिए बहुत ऊंचे टाइड्स आते हैं। इन टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स, बृहद ज्वार कहते हैं। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं और इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इस ज्वार को बृहद ज्वार कहते हैं। ये रहा आपका स्प्रिंग टाइड, बृहद ज्वार भाटा। देखिए, सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में है, तो इसके वजह से अर्थ सरफेस के पानी पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है
और बहुत ऊंचे ऊंचे टाइड्स बनते हैं जिनको कि स्प्रिंग टाइड, बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। But when the moon is in its first and last quarter, the ocean waters get drawn in diagonally opposite directions by the gravitational pull of sun and moon, resulting in low tides. These tides are called neap tides. देखिए, जब मून फर्स्ट या लास्ट क्वार्टर में होता है तो ओशन का पानी ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में खिंचता है मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल के कारण, जिसके वजह से लो टाइड्स आते हैं। ऐसे टाइड्स को नीप टाइड्स, लघु ज्वार कहते हैं। ये रहा आपका नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा। इसमें आपका मून फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, चंद्रमा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर मून यहां पे रहता तो ये लास्ट क्वाड्रेंट होता। तो सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी इस तरफ खींचेगा और मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से पानी इस तरफ खींचेगा। तो ये विपरीत दिशा में खींचने के कारण लो टाइड्स बनते हैं जिनको कि नीप टाइड, लघु ज्वार भाटा कहते हैं। लेकिन जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आता है। ऐसे ज्वार को लघु ज्वार भाटा कहते हैं। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन। उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होता है। दे रेज द वाटर लेवल क्लोज टू दी शोर्स। हाई टाइड्स के समय पानी तटों तक पहुंच जाता है, मतलब ऊंचा उठता है, तो शिप बंदरगाह तक आसानी से पहुंच सकती है। ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं। दिस हेल्प्स द शिप्स टू अराइव एट द हार्बर मोर इजीली। ये जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। दी हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन फिशिंग। जब हाई टाइड्स आते हैं तो सिर्फ पानी अकेले नहीं आता, अपने साथ मछलियों को भी लाता है। इस तरह से हाई टाइड्स के समय फिशिंग आसानी से होती है। उच्च ज्वार मछली पकड़ने में भी मदद करते हैं। मेनी मोर फिश कम क्लोजर टू द शोर ड्यूरिंग द हाई टाइड। हाई टाइड के समय शोर्स, तटों के निकट बहुत मछलियां आती हैं। उच्च ज्वार के दौरान अनेक मछलियां तट के निकट आ जाती हैं। दिस एनेबल्स फिशरमैन टू गेट अ प्लेंटीफुल कैच। इस वजह से फिशरमैन इन मछलियों को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके फलस्वरूप मछुआरे बिना कठिनाई के मछलियां पकड़ पाते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ड्यू टू टाइड्स इज बीइंग यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन सम प्लेसेस। हाई टाइड्स, लो टाइड्स मतलब कि ज्वार भाटे की वजह से जो पानी ऊपर उठता है और नीचे जाता है, इसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है कुछ जगहों पे। कुछ स्थानों पर ज्वार भाटे से होने वाले जल के उतार चढ़ाव का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओशन करेंट्स, महासागरीय धाराएं। ओशन करेंट्स आर स्ट्रीम्स ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शंस। ओशन करेंट्स वो स्ट्रीम ऑफ वाटर है, मतलब वो जल धाराएं हैं जो डेफिनेट डायरेक्शन, निश्चित दिशा में कॉन्स्टेंटली फ्लो कर रहे हैं। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। दी ओशन करेंट्स में बी वार्म और कोल्ड। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। जनरली द वार्म ओशन करेंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर एंड मूव टुवर्ड्स द पोल्स। देखिए, इक्वेटर पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए जो वार्म ओशन करेंट्स हैं, गर्म महासागरीय जल धाराएं हैं, वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होती हैं और पोल्स की तरफ मूव करती हैं। मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर लाइन है, और ये रहा आपका 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो इक्वेटर से ओरिजिनेट होती हैं और पोल्स की तरफ मूव करती हैं। सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। दी कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम पोलर और हायर लैटिट्यूड्स टू ट्रॉपिकल और लोअर लैटिट्यूड्स। पोलर रीजन्स में ठंडी होती है, तो पोलर रीजन्स पे कोल्ड करेंट्स ओरिजिनेट होंगे और इक्वेटर की तरफ मूव करेंगे। देखिए, पोल्स आपका हायर लैटिट्यूड पे है, 90 डिग्री पे है, तो कोल्ड करेंट्स 90 डिग्री लैटिट्यूड से 0 डिग्री इक्वेटर मतलब लोअर लैटिट्यूड की तरफ आएगा। ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय
या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होंगी। द लैब्राडोर ओशन करंट इज कोल्ड करंट while द गल्फ स्ट्रीम इज ए वार्म करंट। देखिए, आप एक करंट, एक जलधारा की डायरेक्शन को देख के बता सकते हैं कि वो कोल्ड करंट है या वार्म करंट है। तो इसी तरीके से लैब्राडोर आपका एक कोल्ड करंट है और गल्फ स्ट्रीम आपका एक वार्म करंट है। लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धाराएं होती हैं। देखिए, इस मैप में ओशन करंट्स को दिखाया गया है। जो रेड से आपके एरोज बने हैं वो आपके वार्म करंट्स हैं और जो ब्लू से बने हैं वो आपके कोल्ड करंट्स हैं। तो देखिए, लैब्राडोर करंट जो है आपके पोल्स की तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए ये आपका कोल्ड करंट है। और अगर हम लोग गल्फ स्ट्रीम की बात करते हैं तो देखिए, ये आपका इक्वेटर से उठ के ऊपर की ओर पोल्स की तरफ जा रहा है, तो ये आपका एक वार्म करंट है। दी ओशन करंट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ द एरिया। देखिए, ओशन करंट जिन क्षेत्रों से बहती है वहां के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है, प्रभावित करती है। जैसे अगर वार्म ओशन करंट हुआ तो आसपास के एरिया को गर्म करेगी, और अगर कोल्ड करंट हुआ तो आसपास के एरिया को ठंडा करेगी। महासागरीय धाराएं किसी क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं। वार्म करंट्स ब्रिंग अबाउट वार्म टेम्परेचर ओवर लैंड सरफेस। वार्म करंट से आसपास के लैंड सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, मतलब आसपास का लैंड सरफेस गर्म हो जाएगा। गर्म धाराओं से स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। देखिए, इस मैप पे बहुत सारे आपके वार्म करंट्स और कोल्ड करंट्स दिए हुए हैं, इनको थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, आपका जो अलास्का करंट है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब पोल्स की तरफ जा रहा है, इस वजह से ये आपका वार्म करंट है। लेकिन अगर हम लोग कैलिफोर्निया करंट की बात करते हैं तो देखिए, ये आपका नीचे की ओर आ रहा है, इस वजह से ये आपका कोल्ड करंट है। इसी तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट देखिए ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसी वजह से ये आपका वार्म करंट हो गया। फिर यहाँ पे देखिए कैनरीज करंट, ये आपका नीचे की तरफ आ रहा है, इक्वेटर की तरफ आ रहा है, इस वजह से ये आपका कोल्ड करंट हो गया। तो ऐसे ही करके आप इस मैप को ध्यान से स्टडी कर सकते हैं। ये आपका हिंदी में दिया हुआ है इधर। दी एरियाज वेयर द वार्म एंड कोल्ड करेंट्स मीट प्रोवाइड द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जहां पे वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलते हैं वहां पे बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स पाए जाते हैं, मतलब वहां मछलियां बहुत पाई जाती हैं, क्योंकि जहां वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां प्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं, और प्लैंक्टन्स मछलियों को अट्रैक्ट करते हैं, और इन क्षेत्रों में फिश की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है और फिशिंग ग्राउंड्स तैयार होते हैं। जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती हैं वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। सीज अराउंड जापान एंड द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका आर सच एग्जाम्पल्स। जापान के आसपास एवं उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट इसके कुछ उदाहरण हैं। देखिए, यहाँ पे देखिए लैब्राडोर धारा नीचे की ओर आ रही है और यहाँ से गल्फ स्ट्रीम की धारा ऊपर की ओर जा रही है, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न कोस्ट है। इस क्षेत्र में आपके फिशिंग ग्राउंड्स तैयार होते हैं। और ऐसे ही जापान में देखिए, ये रहा आपका अयासियो धारा नीचे की ओर आ रही है और ये क्यूरोशियो धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो इस जगह पे भी आपका फिशिंग ग्राउंड तैयार होता है। दी एरियाज वेयर अ वार्म एंड कोल्ड करंट मीट ऑल्सो एक्सपीरियंस फॉगी वेदर मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर नेविगेशन। देखिए, जहां पे वार्म और कोल्ड करंट्स मिलते हैं वहां पे फॉगी वेदर, कोहरे वाला मौसम बनता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में नाव चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वार्म करंट के ऊपर जो हवा बहती है उसमें वाटर वेपर्स होते हैं, और जब वार्म करंट और कोल्ड करंट आपस में मिलते हैं तो ये वाटर वेपर ठंडे होके कंडेंस हो जाते हैं, जिससे फॉग बनता है। जहां गर्म एवं ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वहां कोहरे वाला मौसम बनता है। इसके फलस्वरूप नौ संचालन में बाधा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।